हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज मेरे बच्चे आपके सीए फाउंडेशन के चैप्टर 1 यानी कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर में जिस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, जिस यूनिट की शुरुआत करेंगे, वो हमारा यूनिट 1.6 है, यानी कि अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सर, इस चैप्टर का क्या मतलब है? मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस चैप्टर में हम एक्चुअली पढ़ने वाले क्या, हम क्या करने वाले हैं पता है? यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, इस चैप्टर में आपको सिखाऊंगा कि अगर मान लो हमें किसी चीज़ का मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट करने का तरीका का मतलब जैसे कि आप देखो ना, हमारे जो बिजनेस होता है ना बच्चे, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं, जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, उन सबको हमें मेजर करना होता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। कई चीज़ों की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, जैसे कि आपका रेंट पे किया तो कितना जी पे किया, 10,000 तो 10,000 उसकी वैल्यू हो गया। सैलरी पे किया 20 तो 20,000 आपका हो गया। हमने कमीशन पे किया, सेल्स किया, परचेज किया, ये तो ठीक है। लेकिन कई ऐसे आइटम्स हमारे बिजनेस में होते हैं जिनको टाइम टू टाइम आपको मेजर करने की रिक्वायरमेंट आती है कि आखिर उसकी क्या वैल्यू हमारे बुक में होनी चाहिए। और खासकर ये चीज़ आपके जो बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं ना बच्चे, डिफरेंट जो हमारे एसेट्स हैं, चाहे वो करंट हो चाहे नॉन करंट हो, जितने भी हमारे लायबिलिटीज होते हैं, इनको टाइम टू टाइम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, अपना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, तो हमें इनको बार बार मेजर करना होता है। इनको एक्चुअली मेजर मतलब वैल्यू करना होता है कि आखिर जैसे मान लो कि एक मशीन है, एक बिल्डिंग है, एक फर्नीचर है, तो उसकी कौन सी वैल्यू को मैं बुक में दिखाऊं, मैं कितने वैल्यू पे उसको दिखाऊं। क्या ये बुक में दिखाने का कोई एक ही तरीका है क्या कि भैया हाँ जी आपने 10 लाख का परचेज किया तो 10 लाख में दिखा दो, या फिर अकाउंटिंग के अंदर में और भी कोई तरीके हमें सजेस्ट किए जाते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो फिर बच्चे, मैं आपको बेसिकली पढ़ाने वाला हूं कि अकाउंटिंग में जहां जहां मेजरमेंट करना होगा ना, मेजरमेंट करना होगा, किसी चीज को वैल्यू करना होगा, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आसानी से वैल्यू कर सकते हो, उसको उसका कॉस्ट, उस ट्रांजेक्शन का, उस इवेंट का कॉस्ट देख के, और कई जगह पे आपको उनको वैल्यू करना होगा। तो मेजरमेंट में जो वैल्यूएशन होगा, अगर किसी चीज को हमें वैल्यू करना पड़ रहा है तो वो वैल्यूएशन करने का क्या क्या तरीका है, हम कैसे कैसे वैल्यू कर सकते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में। आप जानते हैं कि अकाउंट्स में मेरे बच्चे हमें कई तरीके का एस्टिमेट्स लगाना पड़ता है। अब देखो, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन कोई एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ी है मेरे बच्चे। मैनेजमेंट को लगता है कि भैया मेरी कंपनी में जो मशीन है वो 10 साल तक चलेगा, एस्टिमेट लगाया जा रहा है, तो ठीक है उसकी वैल्यू को 10 ईयर्स में डिप्रिशिएट कर दो। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, हमें मतलब कि डेटर्स में कुछ हमें लगता है कि इतना पैसा आगे डूब जाएगा, तो ठीक है जो उसका प्रोविजन बना दो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका। हमने जो गुड्स अपने बेचे हैं उन पे हमने कस्टमर को वारंटी दिया है, हमें लगता है कि वारंटी पे इतने पैसे खर्च हो सकते हैं, तो उसका एस्टिमेट लगाना होता है। ये जो एस्टिमेट्स लगाते हो मेरे बच्चे, या फिर आप एसेट्स लायबिलिटी को जो वैल्यू करते हो, ये कैसे किया जाएगा, उसका क्या तरीका होगा, वही इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। मतलब मैं क्या, आपका इंस्टीट्यूट आपको बताने की कोशिश करेगा। एक चीज़ तो बता दूं, चाहे वो मेजरमेंट हो, मतलब यानी कि वैल्यूएशन हो, चाहे वो आपका एस्टिमेट्स लगना हो, ये सब कुछ हमारे पास क्या होता है जी, रुपीज़ में, रुपी मतलब कि मनी के टर्म में हम उसको वैल्यू करते हैं, क्योंकि पूरा होल अकाउंटेंसी क्या होता है, मनी के टर्म में आपका चलता है। मनी में भी कोई पूछे कि यार मनी भी किस कंट्री का है, मान लो किसी ने आपसे, कोई एक लेमन है, उसने कहा कि देखो मान लो आपके संतोष सर ने क्या किया, ये जो बॉटल है ना, मैंने मान लो कि अमेरिका से परचेज किया, एंड अमेरिका में मैंने क्या किया, इसका $100 का पेमेंट किया, तो क्या ये जो मनी में मेजर करने की बात की जा रही है, तो क्या मैं अपने इंडिया में आके, जहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे अकाउंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्या मैं उसको डॉलर में रिकॉर्ड करूँगा? नहीं मेरे बच्चे, डॉलर में क्यों? जिस कंट्री में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, उस कंट्री का जो करेंसी होता है, उसी करेंसी में इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो मान लो कि आज हमने क्या किया जी, इसको $100 में परचेज किया, डॉलर का रेट आपका मान लो 80 रुपीज़ था, तो 100 × 80 पे हमने क्या किया, इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसकी भी वैल्यू मेरे बच्चे बार बार चेंज कभी कभी होती है, हम पढ़ेंगे सीए इंटर में जब जाएंगे, हमें चेंज करना होता है, क्योंकि जो चीज़ आज 80 का परचेज किया, कल को 85 का हो गया डॉलर, तो क्या करेंगे, क्या मतलब। आज तो मकसद सिर्फ इतना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो जी,
आपके पढ़ाई के इस चैप्टर के दो पार्ट है, एक आपका फाउंडेशन, एक आपका इंटर। इंटर में जब जाओगे तो स्पेसिफिकली एक एक आइटम का कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ेंगे। आज मैं क्या करने वाला हूं, आपको बहुत बेसिक बातें बताने वाला हूं कि अगर आपके पास जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज हैं, जो एस्टिमेट्स लगाने हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, मनी के टर्म में मेजर करेंगे, क्योंकि मनी इज द आपका वैल्यू जिसमें कि हम सारा मेजरमेंट करते हैं। और दूसरी बात, वो मेजरमेंट करने के कौन कौन से तरीके हमारे पास है, उनके बारे में आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, मैं चैप्टर को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ पढ़ के बताऊं। मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं मेरे बच्चे, एक लाइन सिर्फ आपके साथ, कि मीनिंग ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। तो बस आपको बताया गया है कि मेजरमेंट जो है ना, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में आपको ये भी करना होगा, आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया हुआ है, अकाउंटिंग बहुत 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 वास्ट चीज़ है, बहुत वास्ट है। इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होता मेरे बच्चे, ट्रांजैक्शंस के मेजरमेंट भी होते हैं। हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता, उसको वैल्यू भी पता करना होगा, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत वास्ट है। हाँ, जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट आप यहाँ पे मेजर करेंगे, उनका मेजरमेंट क्या होगा जी, मनी के टर्म में होगा, मनी के टर्म में होगा। मान लो कोई एक लेमैन, या घर से आप बाहर निकले, कोई आपका दोस्त या दुश्मन मिल गया, वो पूछ दे कि यार मनी मतलब किस कंट्री का मनी, किसी भी कंट्री का, बोलना कि नहीं, जिस कंट्री में हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसी कंट्री के करेंसी में इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी आपको पहले आई थिंक फर्स्ट यूनिट 1.1 या 1.2 में आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता इसको भी कुछ भी बताना। मैं ये भी नहीं चाहता कि आपको बताऊं कि अगर मान लो आपके पास जो बिजनेस में एसेट्स लायबिलिटी होते हैं ना, अगर उन एसेट्स लायबिलिटी को आपको मेजर करना है, उसकी वैल्यू पता करना है, उनका वैल्यूएशन करना है, तो उनको वैल्यू करने के 4 तरीके होते हैं। मैं नहीं बताना चाहता, आपको नहीं चाहता बताना कि एक तरीका आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, एक आपका करंट कॉस्ट होता है, एक हमारा रियलाइजेबल वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है, एक हमारा प्रेजेंट वैल्यू। 4 तरीके हमारे पास होते हैं हमारे एसेट्स लायबिलिटी को वैल्यू करने का। मैं नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को समझने के पहले आप इधर पे आइए, अपना नोटबुक रेडी कीजिए, एंड नोटबुक रेडी करके जो कुछ यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, कुछ डायग्राम बताऊँगा, कुछ लिखूँगा, वो आपको मेरे साथ लिखना है इस पूरे चैप्टर पे कमांड करने के लिए। आप कभी भी जब आपको रिवीजन करना होगा ना, तो आप क्या करना, इस डायग्राम को जो यहाँ पे उल्टा सीधा बनाऊंगा उसको देख लेना, फिर आप यहाँ पे कोरिलेट करना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये चैप्टर फटाफट क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। आइए, मैं इन चारों चीज़ें क्या था वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश करूँ, और उस कोशिश में मेरे बच्चे मैं आपको पहले बता दूँ कि जितनी सारी बातें अभी हम करने वाले हैं ना, जो बातें मैं आपको सिखाऊंगा, वो एक एंटिटी, एक फर्म, एक कंपनी के लिए जिसका नाम है COC एजुकेशन। लीजिए, मैं आप भी लिखो ना, COC एजुकेशन के लिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पता है COC एजुकेशन एक क्या है जी, मान लो आपका एक कंपनी है, और ये कंपनी ने क्या किया, आज इनके इस कंपनी के पास, इस कंपनी के बिजनेस में यहाँ पे मान लो एक आपका यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। सर ये क्या है, ये एक मशीन है मेरे बच्चे। मुझे ना डायग्राम ठीक से बनाने नहीं आता, मैं क्या करूँ, लेकिन आप मान लो कि ये एक मशीन है जो COC एजुकेशन के पास पड़ा हुआ है। मैं इस मशीन की कुछ हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ, कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। पता है, ये जो मशीन है ना, इस मशीन को COC ने परचेज किया था, परचेज्ड, मैंने इसको परचेज किया था, परचेज्ड इन मान लो 2018, मान लो 2018 में मैंने इसको क्या किया था, परचेज किया था। जब परचेज किया था ना, तो 8 रुपीज़ मैंने इसको परचेज किया था, सपोज दैट 7 लाख रुपीज़ में, 7 लाख रुपए में। सर हम भी लिखो ना, ये मशीन लिख देना कि एक मशीन है जो COC के पास है, और COC ने इसको परचेज किया था 2018 में 7 लाख रुपीज़ में। इसको इंस्टॉल करने में हमने क्या किया था, इस मशीन को अपने फैक्ट्री में जो इंस्टॉल किया था ना, तो इंस्टॉलेशन चार्जेज हमने कुछ पे किए थे, इंस्टॉलेशन चार्जेज हमने पे किए थे, और इसको इंस्टॉल करने में, पेमेंट करने में मान लीजिए हमारा क्या हुआ, 1 लाख रुपीज़ और खर्च हो गया, और खर्च हो गया। यानी कि इस मशीन को मेरे बच्चे, मशीन का जो कॉस्ट लगा ना, वो कितने रुपए लग गए, आपका 8 लाख रुपीज़। आप जानते हैं, आपने 11th क्लास से अकाउंट्स पढ़ा होगा कि जब भी कोई एसेट को हम परचेज करते हैं, तो परचेज करके उसको यूज करने लायक बनाने तक में जितने सारे खर्चे होते हैं ना,
वो सभी हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। 7 लाख में मशीन परचेज किया, मान लो उसको लाते समय हमने कुछ भाड़ा, कुछ फ्रेट ये सब पे किया, वो भी हमारे कॉस्ट का पार्ट होता है। हमने उसको इंस्टॉल करने तक में मान लो कुछ हमने इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया, वो भी हमारे एसेट्स का कॉस्ट होता है। इसका भी डिटेल आपको समझाऊंगा डेप्रिसिएशन चैप्टर में। अभी थोड़े थोड़े हल्के फुल्के वर्ड आप समझिए। कोई पूछ दे कि बताओ जी एसेट का कॉस्ट क्या होता है, तो कॉस्ट का मतलब सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होता। परचेज करके जहाँ पे एसेट को आपको यूज करना है वहाँ पे लाके उसको इंस्टॉल करने तक में जितने सारे खर्चे होते हैं वो भी हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये एसेट का आपका कितने में हमने परचेज किया जी? 8 लाख में। एक बात बोलूँ, इस 8 लाख को ना बच्चे हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। बोलिए क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट। सर आप समझाना क्या चाहते हो? कुछ नहीं बताना चाहता मेरे बच्चे, मैं इस मशीन को लेकर सीओसी एजुकेशन के दिमाग में कुछ दुविधा है, कुछ परेशानी है, मैं उसको दूर करना चाहता हूं और उसी को एक कहानी के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। सीओसी के पास एक जो मशीन है, वो मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है जी? 8 लाख रुपीज। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये करंट ईयर क्या चल रहा है जी? मान लो करंट ईयर आपका चल रहा है 2024। मान लो करंट ईयर क्या चल रहा है? 2024। ये हमारा करंट ईयर हुआ, जिस साल में हम सीओसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं। सीओसी ने देखा कि यार ये जो मशीन है ना, जो मशीन हमने 8 लाख रुपए में परचेज किया था, कब परचेज किया था? 2018 में। अगर ऐसा ही मशीन आज मैं मार्केट में जाता हूं, आज मैं जाता हूं मार्केट में, 2018 में नहीं, 2024 में, अगर मैं आज ही मार्केट में जाता हूं और मार्केट में जाकर ऐसा मशीन अगर मैं परचेज करने की कोशिश करूं, ऐसा मशीन अगर मैं परचेज करूं, तो ये मशीन मुझे कितने का आज मिलेगा? आज मिलेगा। मेरे बच्चे महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, घट गई, कुछ भी हो सकता है। मान लो महंगाई बढ़ गई है, तो ऐसा मशीन जो 8 लाख रुपीज में हमने परचेज किया था जी 2018 में, अगर इस मशीन को आज यानी कि 2024 में परचेज करने जाता हूं, तो मान लो मुझे क्या होता है जी? 11 लाख रुपीज कॉस्ट लगता है। मान लो 11 लाख रुपीज। तो ये जो 11 लाख रुपीज होगा ना, हम इसको कहते हैं क्या जी? करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट का मतलब होता है कितना? हमने बोल दिया 11 लाख। सारे फिगर्स एज्यूम किए हुए हैं, है ना, एज्यूम किए हुए। इसका मतलब क्या जी? इट मीन्स इसका मतलब है इफ सेम मशीन लिख देता हूं मैं, इफ सेम machine is purchased, अगर हम परचेज करते हैं, परचेज्ड, सेम टाइप ऑफ मशीन इज परचेज्ड इन कब जी? इन 2024 यानी कि करंट ईयर में। तो अगर मेरे बच्चे इस मशीन को हम करंट ईयर में परचेज करें तो कितने का पड़ेगा? 11 लाख रुपीज का। दिस इज कॉल्ड द करंट कॉस्ट। हमने क्या बोला? करंट कॉस्ट। एक क्या बोला हमने? हिस्टोरिकल। एक क्या बोला? करंट कॉस्ट। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एक बार दोबारा देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे, यहाँ पे आपका अकाउंटिंग में हम कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजरमेंट मतलब हमें वैल्यूएशन करना है। हमें क्या करना है जी? वैल्यूएशन करना है। मान लो फिलहाल वो जो मशीन है ना, वो मशीन, उस मशीन को आज मैं उसको बैलेंस शीट में कितने पे दिखाऊं? उस मशीन को आज हम बैलेंस शीट में कितने पे दिखाएं? तो उसको मशीन को बैलेंस शीट में कितने पे दिखाना है, इसके लिए अकाउंट्स में मेरे बच्चे हमारे पास 4 प्रिंसिपल हैं। 4 प्रिंसिपल में मैं नहीं बताऊंगा कि पहला प्रिंसिपल कौन सा जी? हिस्टोरिकल, नहीं बताऊंगा मेरे बच्चे। दूसरा होता है करंट कॉस्ट, तीसरा क्या होता है? रियलाइजेबल। मैं उसके बारे में आपको यहां बताऊं, उसके बारे में सुनिए मेरी बात। देखो ये क्या था जी? जितने में हमने परचेज किया था, ये क्या है? इस मशीन का करंट कॉस्ट इन 2024। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो मशीन है ना बच्चे, ये जो मशीन जो हम लोगों ने 8 लाख में परचेज किया था 2018 में, और अगर आज हम परचेज करने जाएं, तो मशीन हमें कितने का मिलेगा? 11 लाख रुपए का। मेरे बच्चे ये मशीन अगर मैं आज बेच देता हूं, ये मशीन जो मेरे पास पड़ा हुआ है, उस मशीन को अगर मैं आज मार्केट में बेच देता हूं, तो बेचकर मुझे कितना अमाउंट रियलाइज होगा? खरीद कर नहीं, खरीदूंगा तो वैसा तो नया मशीन आएगा ना, लेकिन अगर आप बेचने जाओगे तो क्या, ये तो मशीन पुराना हो गया है। तो ये पुराने मशीन को आज मैं मार्केट में बेच दूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? मान लो मेरे बच्चे कहता है कि इस मशीन का रियलाइजेबल वैल्यू,
इस मशीन का आज जो रियलाइजेबल वैल्यू है ना, रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि इस मशीन को अगर हम आज बेच दें, मान लो कहता है कि आपको जो अमाउंट मिलेगा कुछ भी कम ज़्यादा हो सकता है, सपोज दैट ये कहता है कि मान लो आपको यहाँ पे 9,50,000 का अमाउंट मिल सकता है। सर ये 8 लाख से ज़्यादा कैसे मिल जाएगा? अरे कुछ भी हो सकता है बदमाश। मशीन पहले जो 8 लाख का था अब 11 लाख में बिक रहा है, तो वो मशीन कोई भी मुझसे आज 950 में लेने को तैयार है। क्या फ़र्क पड़ता है? अब आप उतना टेंशन मत लो ना, आप बस शब्दों को सुनो। इस मशीन को अगर मैं आज सोल्ड कर देता हूँ, मशीन को आज बेच देता हूँ, तो इसको रियलाइज यानी कि बेच करके मुझे कितना पैसा मिलेगा? 950। दिस इज इक्वल टू रियलाइजेबल वैल्यू। लिखिए इसका मतलब इट मीन्स if such machine is sold, अगर मैं उसको बेच देता हूँ, sold in the market, अगर मैं उसको मार्केट में बेच देता हूँ मेरे बच्चे, तो उस केस में हमें जितना पैसा मिलेगा हम क्या बोलते हैं उसको? रियलाइजेबल वैल्यू। मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि मैं आपको पता है क्या पढ़ा रहा हूँ? वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन प्रिंसिपल में 4 मेथड थे, मैं आपको नहीं बताना चाहता। उसमें से एक मेथड हमारा कौन सा था जी? हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा क्या था? करंट कॉस्ट। तीसरा क्या था? रियलाइजेबल वैल्यू। तो मैं नहीं बताना चाहता, मैं तो बस इस एग्जांपल को समझाना चाहता हूं कि एक मशीन सीओसी के पास पड़ा हुआ है। इस मशीन को अगर 2024 के बैलेंस शीट में वो दिखाना चाहता है, तो आखिर मैं कौन से प्राइस पे दिखाऊं? उसकी वैल्यू का मेजरमेंट कर रहा हूं कि उस वैल्यू को मैं कितने पे बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। तो मैंने आपको 3 दिया, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक करंट कॉस्ट, एक रियलाइजेबल वैल्यू। एक और भी वैल्यू होता है मेरे बच्चे जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। एक और भी वैल्यू होता है जिसका नाम क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। तो ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू, ध्यान दीजिए, जो चीज़ बोलने वाला हूँ प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, इसका डिटेल डिस्कशन, इन डेप्थ डिस्कशन आप पढ़ेंगे सीए इंटर के अंदर में। इन डेप्थ उसमें बहुत सारी बातें की गई है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते क्या। मैं हल्का फुल्का जितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट आपके सीए फाउंडेशन में आपके इस लेवल में, वो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। देखो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है। प्रेजेंट वैल्यू कहता है मेरे बच्चे, ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन मेरे पास जो पड़ा हुआ है, कब? 2024 में जो मशीन मेरे पास है, इस मशीन से आज से लेकर ऑनवर्ड जब तक ये मशीन हमारे पास रहेगा, हम इससे कितना बेनिफिट कमाएंगे, हम इससे कितना पैसा कमाएंगे। मतलब सर फॉर एग्जांपल मान लो मेरे बच्चे ये जो मशीन है, मैं इस मशीन को मैं सपोज दैट किसी को रेंट पे देता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। इस मशीन को मान लो मैं किसी को रेंट पे दे देता हूँ। मेरा काम ही क्या है जी? मशीन को आपका यूज नहीं करना। मैं मशीन मार्केट से परचेज करता हूँ और आगे दे देता हूँ यूज करने के लिए। कोई आया कस्टमर कि भैया हमें दे दो रेंट पे, लीज पे, तो हम उसको दे देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये मशीन जो है मान लो लीज पे दे दिया है, और इस मशीन से मुझे क्या होने वाला है कि मतलब ये मशीन की लाइफ आगे अभी मान लो 5 ईयर्स है, मान लो 5 साल है। तो ये जो 5 साल है ना, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ईयर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। मान लो इस मशीन की आगे जो लाइफ बची हुई है 1 2 3 4 5 5 साल बची हुई है। इन 5 साल से जो मैं उस मशीन से कमाऊंगा, यानी कि मान लो जो लीज रेंट मुझे मिलेगा या रेंटल मिलेगा, या अगर खुद ही यूज कर रहा हूँ, तो उस मशीन से मैं कितना कमाऊंगा वो एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है। वो मान लो क्या है जी कि मुझे लगता है कि इस मशीन से मैं हर एक साल ना 3 लाख रुपीज़ का यहाँ पे क्या करूँगा जी, रेंट लूँगा, है ना। अगर मैं किसी को रेंट पे देता हूँ तो 3-3 लाख रुपये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5 साल उससे लूँगा। मान लीजिए एक एज्यूम क्या फिगर है। तो मेरे बच्चे प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि ये जो आपका 5 साल मशीन से जो आगे मैं कमाऊंगा, इन कमाई की ये जो मैं अर्निंग करूंगा उसकी आज की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, आज की उसकी वैल्यू क्या है। सर ये क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सिंपल सी बात है, सुनो ना। ये जो रेंट है ना बच्चे, आज मैंने क्या किया, अगर सपोज दैट किसी को प्रॉपर्टी दिया है रेंट पे, तो ये 3 लाख रुपीज़ मान लो एग्रीमेंट है कि ये देखिए आपका ये 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पे वैल्यू कर रहा हूँ इस मशीन की, मेरी वैल्यू कितनी होगी। एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे क्या होगा, यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ मिलेंगे। फिर ये फर्स्ट ईयर का एंड है, सेकेंड ईयर के एंड में फिर से 3 लाख रुपीज़ मिलेंगे, तीसरे साल के एंड में 3 लाख मिलेगा, चौथे साल के एंड में 3 लाख मिलेगा, और 5वें साल के एंड में हमें 3 लाख मिलेगा। मान लो ऐसा आपका एग्रीमेंट है।
तो सोचो जरा कि जो आपका 3 लाख 1 साल के बाद मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, क्या 1 साल के बाद जो 3 लाख की वैल्यू है और आज जो 3 लाख की वैल्यू है, क्या दोनों सेम होगी मेरे बच्चे? पूछता हूं आपसे कि 1 साल के बाद जो 3 लाख की वैल्यू होगी और आज जो 3 लाख की वैल्यू है, क्या बराबर होगा? कभी नहीं होगा। महंगाई बढ़ते चले जा रहे हैं। 3 लाख में जितना सामान आज परचेज करूंगा उतना सामान मेरे बच्चे 3 लाख में आपको 1 साल के बाद नहीं मिलना। यानी कि पैसा, यानी कि मनी की जो वैल्यू है ना, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है क्या कम होते चली जाती है। तो हम लोग पता क्या करते हैं कि हम उन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अगर आज हमें इस मशीन को बुक में कितने पे दिखाना, ये वैल्यू को पता करना है, तो इन सब का हम क्या करेंगे? डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे। डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब होता है कि वो मशीन की आज की वैल्यू, आज जो 3 लाख करके 5 साल में 15 लाख रुपए कमाऊंगा ना, 15 लाख रुपए, वो आज में कितने रुपए के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? इन सब का हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंटेड वैल्यू। ये डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने के मतलब की तरीका मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आपके लिए रेलेवेंस नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत तो जरूर बताऊंगा, आप चिंता ना करना। मान लो इन सब की जो वैल्यू हमने निकाला ना, इन सबको ऐड करके जो वैल्यू निकल के आया, वो मान लीजिए आपका निकल के आया कितना, मैं ले लूँ, सपोज दैट आपका ये निकल के आया 10,50,000 मान लीजिए ये निकल के आपका आया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे बच्चे? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आपका मैं कहाँ लिख दूँ इसी के आगे? इट मीन्स डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ अर्निंग्स इन फ्यूचर में जो अर्निंग करूंगा फ्रॉम दिस मशीन, है ना। इस मशीन को मेरे बच्चे, इस मशीन को जो हम यूज कर रहे हैं आपका फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जो भी कुछ कमाएंगे उन सभी कमाई की आज की वैल्यू, क्योंकि हम आज उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, नो डाउट कि जो 3 लाख 1 साल के बाद कमाएंगे उसकी वैल्यू आज अलग होगी, इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, तो वो हम निकालेंगे कैसे, वो भी थोड़ा सिखाऊंगा, चिंता नहीं करो। बट फिलहाल समझ लो कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि जो भी एसेट आपके पास है, उन एसेट से फ्यूचर में हम जितना भी कमाएंगे उसकी आज की वैल्यू निकालना डिस्काउंट करके। सर ये तो निकालना बड़ा टफ है कि हम कितना कमाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, टफ है, लेकिन जहाँ पे निकल सकता है, कई जगह पर निकल सकता है ना। वो आप बड़े जब हो जाएंगे तो सीखेंगे आप इंटर फाइनल में। लेकिन मैनेजमेंट क्या करते हैं, इनको निकालने की कोशिश करती है। आपको भी कल को करना होगा, तो उनको निकाल कर फिर हम उसका डिस्काउंट यानी कि आज की वैल्यू निकालते हैं, और वो निकल गया प्रेजेंट वैल्यू। आप मेरी बात सुने ध्यान से। अगर इस COC एजुकेशन ने 2024 में इस मशीन को बुक में दिखाना है, तो बुक में दिखाने के लिए उनके पास 4 प्रिंसिपल्स हैं, 4 तरीके हैं। 4 में से किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी तरीके को। एक हमारे पास तरीका क्या है जी, आपका यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है जी? एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दैट मशीनरी। जो हमने मशीन को परचेज किया था उस टाइम पे हमने एक्चुअली कितना कॉस्ट इनकर्ड किया था, हम उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका। दूसरा हमारे पास क्या होता है? करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट का मतलब क्या? वैसा ही मशीन अगर आज परचेज करूं तो हम कितने पे दिखाएंगे, वो आपका करंट कॉस्ट पे। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? उस मशीन को अगर हम सेल करते हैं तो हमें कितना पैसा आज मिल जाएगा, हम उसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। एंड फोर्थ आपका प्रेजेंट वैल्यू, कि ये जो आपका फ्यूचर में इससे कमाएंगे उसके आज की वैल्यू, उसको प्रेजेंट वैल्यू। ये 4 तरीका मेरे बच्चे, 4 में से किसी भी तरीके को फॉलो करके हम उसको अपने बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। किसी को भी 4 में से जो तरीके हैं उसको हम दिखा सकते हैं। लेकिन सर एक सवाल दिमाग में उठ रहा है, पूछो ना, क्या पूछो ना सर, इस 4 में से कौन से तरीके को हमें फॉलो करना है? अब जैसे हमारे बिजनेस में कई सारे एसेट है सर, जैसे कि एक मशीन है, एक मशीन आपका है, एक बिल्डिंग है, एक लैंड है, एक आपका स्टॉक है, एक आपका मान लो कोई इन्वेस्टमेंट है। तो हम इन इतने सारे टाइप ऑफ एसेट्स होते हैं, इन सारे टाइप ऑफ एसेट्स को हम बुक में कौन से प्राइस पे दिखाएंगे सर, ये कौन डिसाइड करेगा? मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से। ये 4 आपको वैल्यू करने का प्रिंसिपल है, लेकिन इन प्रिंसिपल में कौन से एसेट पे कौन सी आप वैल्यू को लगाओगे, किस वैल्यू पे आप उसको मेजर करोगे, ये पता है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा।
ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, सीए इंटर में आप पढ़ोगे उसके बारे में। 1 से लेके 29, टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, 29। और उस 29 में 2 आपको अभी तक डिलीट कर दिए गए हैं। वो आपका एक तो AS8 और AS6। AS6 पहले डेप्रिसिएशन का होता था, उसको हटा के AS10 में ऐड कर दिया गया है। तो 29 में 2 डिलीट हो गया, यानी कि 27 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पास है ना, उन 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको डिफरेंट एसेट्स पे यही बताया जाएगा कि आपको कौन से एसेट्स पे किसको कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना है। आप चिंता नहीं करो, आज आप नहीं समझ सकते, लेकिन आज आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ते समय मान लो कहीं पे बोल दिया कि जी रियलाइजेबल वैल्यू, अब आपको पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, वो आपको हमने यहाँ पे सिखा दिया फाउंडेशन लेवल में। कहीं कहीं पे बोलेंगे कि भैया आप उस एसेट्स को करंट कॉस्ट पे दिखाओ, अरे करंट कॉस्ट क्या होता है मैं नहीं पता, चल गया, आपको पता है करंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो ये क्या है, सीए फाउंडेशन है, आपके फाउंडेशन यानी कि बेस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जिस बच्चे को स्ट्रॉन्ग होगा बेस, वो तो सीए इंटर फाइनल में अपना गेम खेलेगा, मस्ती से मजा करेगा। जिनको यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पता, जो रट के जाएंगे, वो तो काम वहाँ पे खराब करेंगे। आप थोड़े करने वाले हो बदमाश, आपको तो सब कुछ क्लियर रहेगा। तो याद रहेगा वैल्यूएशन प्रिंसिपल आपके कौन कौन से 4, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, आपका रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। अगर कोई बाहर का पूछ दे कोई बंदा कि ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल किसके लिए है, आप बोलना एसेट्स और जो लायबिलिटीज होते हैं ना, उनको वैल्यू करने का क्या क्या तरीका हमें पढ़ना होगा फ्यूचर में, वो वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अंदर में हम आज सीख रहे हैं। और ये कौन सा तरीका किस एसेट पे, वो बच्चा बोल देगा अभी फाउंडेशन लेवल में हो, और वो बच्चा बोलता है कि बताओ जी कि हमें इन्वेस्टमेंट को कौन से प्राइस पे दिखाना, किस प्राइस पे दिखाऊं। आप बोलना अभी थोड़े बता सकते बदमाश, अरे इन्वेस्टमेंट पे AS13 लगता है, और AS13 हमें फाउंडेशन में पढ़ना नहीं, हम इंटर में पढ़ेंगे, हम इंटर में जानेंगे। आज तो बस हम अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मैं आपको एक बार, मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं आपको, ऐसे तो अगला चैप्टर है, मैं अगले चैप्टर में उसके बारे में सिखाऊंगा जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर है, बट मैंने नोट्स उसका रखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 1.7 में, ये देखिए इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये देखिए आपका, देख रहे हो आप, जैसे कि AS1 अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम कैसे डिस्क्लोज करें। हमने पिछली क्लास में कहा था कि जो पॉलिसी आप फॉलो करेंगे उसको एक जगह डिस्क्लोज करना है। खैर आइए ना मेन चीज पे, ये देखो AS2 हमें बताएगा इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है, वैल्यूएशन, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, हम सीखेंगे। वहाँ पे हम सीखेंगे कि आपके जो मान लो कुछ कंटिजेंसी हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट के बाद होते हैं, उनके बारे में कैसे, मतलब खैर चलो, रेवेन्यू को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, रेवेन्यू को हम कैसे वैल्यू करेंगे, हमें AS9 बताएगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस में अगर है तो वहाँ पे वैल्यूएशन कैसे होगा, हमें AS7 बताएगा। हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि जो फिक्स एसेट्स आपके होते हैं, उनको अगर बुक में दिखाना है तो हम कौन से प्राइस पे दिखाएंगे, हमें AS10 बताएगा। हम फॉरेन एक्सचेंज में जो लेन देन कर रहे, जो स्टार्टिंग में कह रहा था ना कि फॉरेन करेंसी में आपने लेन देन किया तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, हमें AS11 बताएगा। हमें इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करना, आपका AS13 बताएगा। मेरे बच्चे जितने सारे नाम होते हैं ना, जहां पे आप सोच रहे हो कि आखिर इतने सारे जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल हैं, मैं कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा, आज वो आपका समय है ही नहीं। आज तो बस समय है कि ये 4 जो आपको प्रिंसिपल आपके संतोष सर ने बताया है, ये जान लो कि जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, सीए इंटर में आओगे, और जितने सारे आप एस पढ़ोगे, उस एस में किसी एसेट को इस पे बोलेगा वैल्यू करो, किसी को इस पे कहेगा, किसी को इस पे कहेगा, किसी को इस पे कहेगा, किसी पे चॉइस देगा, और आप काम करते चले जाएंगे। क्लियर मेरे बच्चों, बोलो ना हाँ, बोलो ना बदमाश हाँ, ये सर हाँ, समझ में आ गई बात आपका। तो ये हमारे पास क्या हो गया आपका, ये एसेट को वैल्यू करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। सर जब से आपने पढ़ाना शुरू किया आज, आप एसेट और लायबिलिटी दोनों के बारे में बोल रहे थे कि एसेट और फिर लायबिलिटी भी, तो सर लायबिलिटी का मेजरमेंट करने का भी कोई तरीका होता है क्या? यस मेरे बच्चे, जितनी भी लायबिलिटी हैं, डिवेंचर्स हैं, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जितनी भी लायबिलिटी होते हैं उनको भी वैल्यू करने के जो प्रिंसिपल्स हमारे पास है ना, वो 4 ही हैं। यही 4, कौन सा जी? हिस्टोरिकल, करंट, आपका यहाँ पे रियलाइजेबल एंड प्रेजेंट वैल्यू, 4 तरीका उनका भी है। मैं उनको भी आपको समझाऊंगा, आप क्यों टेंशन लेते हो? सुनो तो मेरी बात, आपका मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। पता है ये मान लो आपके एग्जाम में क्या होगा, आपके एग्जाम में क्या होगा, एक क्वेश्चन आ गया,
आपके एग्जाम में क्या होगा जी कि एक मशीन को लेकर ये 4 तरीके का आपको 1, 2, 3, 4 बता देगा और कहेगा कि बताओ जी, अगर एंटिटी वांट्स टू शो देयर एसेट बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, तो एट व्हाट प्राइस दे विल शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन से प्राइस पे शो करेंगे? तो बोल देना क्या, 8 लाख रुपए जी। इफ द एंटिटी वांट्स टू शो दैट एसेट एट द करंट कॉस्ट, देन व्हाट प्राइस दे विल शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो क्या बोलेंगे आपका यहाँ पे 11 लाख रुपए। तो वो चारों प्राइस आपके एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा और इसमें से आपको जो मेथड के मुताबिक बोलेगा वो वैल्यू को सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे लिख देना और कुछ भी नहीं यहाँ पे। ठीक है मेरे बच्चे, यस। अब मैं ये तो आपको बताया एसेट के बारे में, मशीन के बारे में। अब मैं यहीं पे आप चाहो तो नीचे लिख दो या फिर आप जैसे डायग्राम बनाओ। आप बस मुझ पर गुस्सा नहीं होना कि सर डायग्राम आप ठीक से क्यों नहीं बनाते। आप कहते हो बनाओ, हमने बना दिया, फिर बाद में इसी में आप ऐड कर तो हम कहाँ पे ऐड करेंगे? मेरे बच्चे आज वो समय नहीं है। आज बस ये है कि मान लो इस मशीन को परचेज करने के लिए मैंने एक लोन लिया है, बैंक लोन मान लो, और ज़रूरी नहीं कि आप यही मानो कि इस मशीन को परचेज करने के लिए, ज़रूरी नहीं मेरे बच्चे। मान लो मैंने अलग से कोई लोन लिया है, मान लो, छोड़ो इस मशीन की बात, छोड़ दो इस मशीन की बात, लो मैं इस मशीन की बात को यहाँ पे कट कर देता हूँ। यानी कि आप चाहो तो इस बैंक लोन को इस मशीन से जोड़िए, या फिर मान लो कि सेपरेटली हमने क्या किया जी, एक बैंक लोन लिया हुआ है। ये जो बैंक लोन लिया था ना बच्चे, जब हमने लोन लिया था तो कहते हैं कि आपका व्हेन लोन टेकन, जब हमने इसको लिया था, इस लोन को लोन टेकन हमने लिया था, लोन टेकन कहता है कि अमाउंट जो था, अमाउंट ऑफ लोन ये कहता है कि मान लो यहाँ पे आपका 5 लाख रुपए का था, मान लीजिए 5 लाख रुपए का, ये 5 लाख का लोन था। और इस लोन पे मेरे बच्चे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें हर एक साल पे करना है वो मान लो आपका 10% पर एनम है, पर एनम आपका है ना। ये कहता है कि पेबल ईयरली है, ये पेबल आपका ईयरली, ये हमें हर एक साल क्या करना है कि बैंक वालों को पे करना है, ठीक है ना। और कहता है कि लोन का जो रिपेमेंट करना है, लोन रिपेमेंट यानी कि ये जो 5 लाख का अमाउंट है, ये अमाउंट जो हमें वापस करना है वो कहता है कि मान लो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, मतलब कि 5 साल तक मैं क्या करूंगा जी, बैंक लोन वालों को 10% इंटरेस्ट पे करूंगा और 5 साल के बाद फिर क्या करूंगा, ये जो 5 लाख रुपये जो वो वापस कर दूंगा। ऐसे एग्रीमेंट के साथ मैंने ये लोन लिया हुआ है, ठीक है ना। तो पता है ये जो लोन जितने में लिया ना, हमने लोन कितने में लिया है जी, 5 लाख में। ये जो 5 लाख से जितने का हमने लोन लिया, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द लोन। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग दैट लोन आपका। तो हमने मान लो 5 लाख का लोन लिया, तो लोन कितने का, एग्रीमेंट 5 लाख का ना, तो इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं मेरे बच्चे, हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका। ये क्या था, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब देखो ये जो लोन हमने लिया था ना, ये जो लोन हमने लिया था, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, मान लो हम बैलेंस शीट का बना रहे हैं आपका 2024 में, 2024 का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। 2024 में क्या हुआ मेरे बच्चे कि इस दिन, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस दिन क्या हुआ कि बैंक लोन वाले ने जिस बैंक से लोन लिया था, उन्होंने एक स्कीम निकाल दी। उन्होंने स्कीम क्या निकाला, कहा कि देखो जी, इफ लोन, मान लो कहते हैं कि इफ लोन पेड, अगर आप पे करते हो इन सपोज दैट 15 डेज, 1 मंथ, कुछ भी आपका, यानी कि आज से 15 दिन के अंदर में, 1 महीने के अंदर में अगर आप लोन का रिपेमेंट करते हो, तो कहता है कि एट प्री पेमेंट पेनल्टी ऑफ, मान लो आपका 1% कहता है कि लोन कैन बी रिपेड, लोन कैन बी रिपेड, है ना। हमने क्या क्या देखा यहाँ पे कि बैंक वाले ने एक स्कीम निकाला है, या स्कीम नहीं भी निकाला, बैंक वालों का एक कंडीशन है जी कि अगर आप लोन 15 दिन में, यानी कि प्री पेमेंट कर देते हो, मतलब 5 साल के बाद नहीं, पहले अगर पेमेंट कर दोगे तो भैया हम 1% आपसे ज़्यादा चार्ज लेकर हम आपका क्या करेंगे, लोन वापस ले लेंगे। सर पहले पेमेंट करने से बैंक ज़्यादा चार्ज लेगा? हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि अब बैंक जो इंटरेस्ट आपसे कमाता अब थोड़ा ही कमाएगा। आपके लिए पैसा रखा था, आपने पहले पेमेंट कर दिया, तो दिक्कत तो बैंक को होगा। वो क्या करेगा, प्री पेमेंट लेगा। अपने मम्मी पापा से पूछना कि वो भी जब लोन पहले पेमेंट करने जाता है ना किसी चीज़ का, तो वहाँ पे प्री पेमेंट पेनल्टी लगती है। 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
अब तो शायद बहुत कम लोन में होते हैं, हम आज से 8-10 साल पहले तो हर एक लोन में था, होम लोन, गाड़ी लोन, कुछ भी लो तो उसमें आपका बदमाश वो प्रीपेमेंट लेते थे। खैर एनीवे, तो अगर लोन को मान लो कि जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और हमें लगता है कि अगर हम उसको पेमेंट करेंगे तो हमें क्या करना होगा जी, 1% ज़्यादा पे करना होगा। तो बताओ जरा, अमाउंट टू बी रिपेड कितना हो जाएगा? अमाउंट टू बी रिपेड अगर हम उसको रिपे करते हैं तो हमें कितना अमाउंट रिपे करना पड़ेगा? तो एक तो 5 लाख रुपये ये वापस करने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए की लायबिलिटी, और प्लस 1% ऑफ 5 लाख, 1% ऑफ आपका 5 लाख, तो कितना हो गया? 5 लाख 5,000। ये जो 5 लाख 5,000 निकल के आया ना बच्चे, 5 लाख 5,000, इस 5 लाख 5,000 को हम कहते हैं यहाँ पे क्या जी, करंट कॉस्ट, है ना, करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट का मतलब है एग्जैक्टली वही जो आप इससे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, अगर ऐसा ही मशीन आज परचेज करूं तो हमें कितने का पड़ेगा, वो करंट कॉस्ट था। लायबिलिटी, अगर जो हमने कर्ज लिया था आज ही उसको रिपे कर दूं, मैं 5 साल के बाद नहीं, आज ही रिपे कर दूं, तो मैं कितना पेमेंट करूंगा? वो कहते हैं कि मान लो 5 लाख 5,000, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा करंट कॉस्ट होगा। सर अगर ये प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 5 लाख से पे करोगे ना, तो 5 लाख से क्या हो जाएगा, करंट कॉस्ट हो जाएगा। समझ मेरी बात ना? ये सर, तो ये हमने क्या किया, लायबिलिटी के केस में बता रहा हूँ कि आपका हिस्टोरिकल, यानी कि जितने का लोन लिया था उसको हम हिस्टोरिकल कहते हैं। करंट कॉस्ट का मतलब क्या जी, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, अगर हम उसके कुछ दिनों के अंदर में हमें लगता है कि यार लोन का हम रिपेमेंट करने वाले हैं, तो दैट बिकम्स द करंट कॉस्ट, कितना हम अमाउंट पे करेंगे आपका वो निकल के आएगा, ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या जी, रियलाइजेबल वैल्यू, कि अगर मान लो इस लोन को इफ लोन पेड एट गिवन टाइम, जो गिवन शेड्यूल टाइम, जो गिवन आपका शेड्यूल टाइम था, शेड्यूल टाइम यानी कि 5 साल के बाद अगर लोन का रिपेमेंट करते हो तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा? तो मेरे बच्चे उस समय तो हमें क्या, ये 5 लाख ही पे करना होगा ना, जितने का लोन लिया था। अरे 5 साल तक आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हम इंटरेस्ट को यहाँ थोड़ी वैल्यू कर रहे हैं, हम तो लोन यानी कि लायबिलिटी को वैल्यू कर रहे हैं। तो ये जो 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया था, जब हम इसको एक शेड्यूल टाइम पे, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो कंप्लीट होने के बाद जब हम उसका रिपेमेंट करेंगे तो हमें कितना पे करना होगा? मान लो कहता है रुपीज़ 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपये आपका 5 लाख, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू। आपका क्या बोलेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू। यानी कि इस लोन को अगर हम टाइम पे पेमेंट करें अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो जितना हम पे करेंगे उसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। मान लो बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि देखो जी 5 लाख रुपीज़ का लोन है, लेकिन आप क्या करोगे कि अगर 5 साल के बाद आप यहाँ पर रिपे करते हो तो हम कोई बात नहीं 50,000 आपको छोड़ देंगे। मान लो ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट होता नहीं है, बट जनरली क्या होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपसे हम ज़्यादा इंटरेस्ट कमा लिए ना, तो रिपेमेंट पे क्या करेंगे, 50,000 छोड़ देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो 5 लाख में 50 छूट जाएगा, तो मुझे कितना पे करना होगा, 450 ऑन द ड्यू डेट आपका, तो 450 आपका क्या बन जाएगा, रियलाइजेबल वैल्यू आपका। लेकिन जब तक कुछ वो नहीं बताता तो जितना लोन है वही आपका क्या है जी, वही आपका रियलाइजेबल आपका है, ठीक है ना। ये सर, ये हमारा हो गया रियलाइजेबल वैल्यू आपका। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ चौथा मेरे बच्चे, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपका वो एसेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, दोनों ही केस में आपके पास वैल्यूएशन प्रिंसिपल 4 है। एक आपका हिस्टोरिकल, दूसरा हमने क्या बोला जी, मैं भूल गया वो करंट कॉस्ट, तीसरा मैं भूल गया क्या था, रियलाइजेबल, एंड चौथा हमने क्या बोला आपका यहाँ पे, फोर्थ क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू। सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसका जी, प्रेजेंट वैल्यू का। मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब, जब आप इस लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, इस लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू, तो आप देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे ईयर, ये हमारा ईयर हो गया है ना, ये ईयर हो गया। कितने साल के लिए लोन लिया था, 1 2 3 4 एंड 5, 5 साल। मुझे बताओ इन 5 सालों में लोन पे जो आपको जो अमाउंट यहाँ पे रिपे करना है, जो अमाउंट आपको पे करना है, वो क्या क्या पे करना है, क्या क्या पे करना है? तो 5 साल तक आप इस पे इंटरेस्ट पे करोगे। ध्यान देना, जब हम प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी इस लोन पे हमें आगे पे करना, जैसे यहाँ पे अर्निंग था ना कि अर्निंग कितना आएगा, उसी तरीके से इस लोन पे हम अगले 5 साल में जितना भी अमाउंट पे करेंगे, हम उन सबको पहले पता करेंगे कितना। तो हमने कहा कि 5 लाख पे 10% के हिसाब से पहले साल में आप 50,000 क्या पे करोगे, आप यहाँ पे इंटरेस्ट पे करोगे।
है ना, लिख देता हूँ ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। दूसरे साल में भी हम क्या करेंगे जी, 50,000 क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तीसरे साल में भी हम क्या पे करेंगे जी, 50,000 यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट। चौथे साल में भी क्या करेंगे, 50,000 हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। पाँचवें साल में भी क्या करेंगे, हम 5 साल इंटरेस्ट पे करेंगे ना, क्योंकि 5 साल के लिए हमने कर्ज लिया था, तो इंटरेस्ट पे करेंगे। और फिर 5वें साल के एंड में मेरे बच्चे यहाँ पे क्या करोगे, 5 लाख रुपीज़ जो प्रिंसिपल यानी कि जो कर्ज था वो भी आप यहाँ पे क्या करोगे, वापस कर दोगे। ये भी क्या करेंगे, हम वापस कर देंगे। तो ये जितना अमाउंट आप उस लोन पे रिपे करोगे, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, हम उनका निकालते हैं यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी कि आज उसकी वैल्यू क्या है, डिस्काउंटेड वैल्यू। 1 साल के बाद 50 ना, तो आज उसकी वैल्यू क्या है, वो निकालने का तरीका मैं आपको सिखा दूंगा थोड़ा बहुत, बस नॉलेज के लिए, ताकि आप इंटर में जाएंगे तो आपको पहले से टीचर जब बताएगा तो आपके चेहरे पे स्माइल रहेगा कि यार डिस्काउंटेड वैल्यू हमें निकालने ऑलरेडी पहले से आता है। बट थोड़ा सा टाइम लूँगा, पहले फिलहाल आप आइए। तो ये जितने भी आपके अमाउंट है ना जो आप पे करोगे, उनकी आज की वैल्यू क्या है, मान लो निकल के आ रहा आपका 4,76,000 का अमाउंट आपका, मान लीजिए। तो इस 476 को हम क्या बोलेंगे, दिस इज आर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन, ऑफ बैंक लोन। हमारे बैंक लोन का आपका प्रेजेंट वैल्यू है, ये हमारे लोन का प्रेजेंट वैल्यू है। तो मेरे बच्चे लायबिलिटीज को भी हमें अगर बुक्स में दिखाना है, हमारे पास 4 तरीके हैं। 4 तरीका मैंने आपको बता दिया। आपका हिस्टोरिकल, जितने का हमने लोन लिया था, करंट कॉस्ट यानी कि अगर करंट कॉस्ट यानी कि अगर आज लोन रिपे करूं तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उसको करंट कॉस्ट कहते हैं। और तीसरा रियलाइजेबल मतलब कि ऑन द ड्यू डेट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जब हम पेमेंट करेंगे लोन का, वहाँ पे सिर्फ लोन, इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, लोन तो कितना। और प्रेजेंट वैल्यू में क्या, उस लोन पे जो भी कुछ हमें पे करना है उनकी हम आज की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके मैंने बता दिया। सर ये तरीके में से कौन सा तरीका हमें यूज करना, किस पे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, मेरे बच्चे किस पे दिखाएंगे, अगेन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएंगे जो हम पढ़ेंगे इंटर के अंदर में। हमें तो बस पता होना चाहिए कि जब एस पढ़ने जाएंगे तो किसी लायबिलिटी के बारे में कहेगा कि इस पे दिखाओ, किसी को इस पे दिखाओ, तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि चारों का मीनिंग क्या होता है। क्लियर ना, ये सर। तो जैसे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ोगे ना, इन्वेंट्री को हम कैसे वैल्यू करते हैं, तो इन्वेंट्री को वैल्यू करते समय जैसे आपका चैप्टर 4 देखो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का आपका है, इन्वेंट्री के बारे में वो AS2 का थोड़ा सा नॉलेज आपको फाउंडेशन में दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर आपका। तो उनको कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने में हमने परचेज किया, और रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ जी कि अगर उसको सेल करें तो हमें कितने का मिलेगा। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर पे कहा जाता है कि आप उसको दिखाइए। उसी तरीके से जो AS13 इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में करंट इन्वेस्टमेंट को जो होगा, 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट कहते हैं, करंट है, नॉन करंट है। जो करंट इन्वेस्टमेंट होगा उसको भी कहा जाएगा कॉस्ट प्राइस और आपका मार्केट प्राइस, यानी कि रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर आपका। तो एक्चुअली मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं क्यों वहाँ पे जाऊँ जो आपके टॉपिक का पार्ट नहीं बनता है। आज तो बस दिमाग को शांत रखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए और खुशी मनाइए कि जिस चीज़ को समझने में लोग सालों साल बर्बाद कर देते हैं, वो आप मुश्किल से 1 घंटे के अंदर में आप सीख गए। वो आपकी शक्ति है, वो आपका पावर है। आपको नहीं पता, ये जो प्रोफेशन आपने सेलेक्ट किया ना बच्चे, ये प्रोफेशन अगर आपके नाम के साथ जुड़ गया ना, तो पता नहीं आप कहाँ कहाँ फैलने वाले हो। इस प्रोफेशन को ऑप्ट करने का मतलब, अनकम्प्लीट करने का मतलब कि आपके पास मतलब कि नॉलेज का भंडार है। जिस दिन आप CA बन जाओगे और आप मार्केट में बाहर निकलोगे, आप कहोगे कि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो पता है दुनिया वाले क्या कहेंगे, यार ये तो सब कुछ जानता है। वो उस तरीके से बोलना। और बनने की बात छोड़ो ना, आप फाउंडेशन पास कर गए, आप इंटर ही पास कर गए, आप फाइनल ही पास कर गए, फिर तुम सर CA बन गए। अरे मान लो बीच में भी हो आप और कोई बोल दो कि किसी को बोल दो कि यार मैं CA कर रहा हूँ, वो समझ जाएगा कि यार ये बच्चे के साथ तो बैठना भी मेरे साथ मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं ये इसके पास कितना नॉलेज है। और उनको ये पता चल गया कि बच्चा COC से पढ़ा है, तब तो वो उनका बच्चा, उनके घर वाले, उनके रिलेटिव्स, कोई भी आपके सामने आने से भी डरेंगे, कांपेंगे वो कि उसके पास तो पता नहीं नॉलेज का कितना भंडार है।
खैर एनीवे, तो मेरे बच्चे मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला। यही बातें आपको यहाँ पे क्या करता है कि ये जो अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट में जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स है ना, वो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स में आपके पास 4 है, हिस्टोरिकल, करंट, रियलाइजेबल एंड प्रेजेंट। अगर मैं इनको पहले पढ़ के बताता आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन विश्वास कीजिए अब आप देखो कितना आसानी से समझना शुरू करोगे, एक एक वर्ड, एसेट्स का भी लायबिलिटी का भी। सुनिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट पहला वाला आपका, इट मीन्स, कहता है इट मीन्स द एक्विजिशन प्राइस और परचेज प्राइस, मतलब जितने में हमने एसेट्स को परचेज किया वो कहता है कि फॉर एग्जांपल 7 लाख मान लो हमने पे किया है जी फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड 1 लाख हमने उसको इंस्टॉल करने में पे किया, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना हो गया, 8 लाख रुपीज। अंडर दिस प्रिंसिपल एसेट आर वैल्यूड एट द अमाउंट पेड और कैश इक्विवेलेंट एट द टाइम ऑफ आपका परचेज के टाइम पे उस एसेट का जो आपका जितना अमाउंट पे किया, चाहे कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि मान लो हमने कोई एसेट परचेज किया और एसेट परचेज करते समय हमने कैश में पेमेंट नहीं किया, हमने कैश के बजाय कुछ दूसरा एसेट उसको दे दिया, तो कोई बात नहीं, उस जितने एसेट की वैल्यू आपने दिया उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। खैर वो थोड़ा थ्योरिकल, कोई भी काम नहीं आपका, है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में आपको समझाया। अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पे लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ द प्रोफिट्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर द ऑब्लिगेशन। इस ऑब्लिगेशन के एक्सचेंज में जो आपने लायबिलिटी का जो अमाउंट रिसीव किया था, ये देखो ना, हमने लायबिलिटी को जब वैल्यू किया था तो हमने कितने पे हिस्टोरिकल कॉस्ट में कहा था, जितना प्रॉफिट्स यानी कि जितने हमने कर्ज उठाए थे 5 लाख, वही हमारा क्या हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। नाउ करंट कॉस्ट, assets are recorded at the amount of cash and cash equivalent that would have to be paid if the same or equivalent asset has been acquired currently। अगर वो वैसा ही या उसके जैसा एसेट को अगर आज मैं एक्वायर करता हूं तो हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, हम उसको बोलते हैं करंट कॉस्ट। फिर कहता है कि लायबिलिटीज आर कैरिड एट द अनडिस्काउंटेड अमाउंट। अनडिस्काउंटेड क्यों? क्योंकि डिस्काउंटेड अमाउंट सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू में निकालते हैं। डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंटेड मतलब कि उसकी आज की वैल्यू वो सिर्फ इसमें आएगा मेरे बच्चे, बाकी सब में क्या होगा, अनडिस्काउंटेड वैल्यू, मतलब हम उसका डिस्काउंटिंग नहीं करते, है ना, हम अनडिस्काउंटेड वैल्यू आपका। तो ये अच्छा वर्ड है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। लायबिलिटीज आर कैरिड एट द अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू बी सेटल द ऑब्लिगेशन करंटली। करंटली ये वर्ड बड़ा ध्यान से सुनना मेरे बात यहाँ पे। लायबिलिटीज इस मेथड में रिकॉर्ड करते हैं कि अगर वो करंटली आज ही अगर मैं उसका रिपेमेंट कर दूं तो मुझे कितना पैसा पे करना होगा, जितना भी पैसा पे करना होगा। अगर प्रीपेमेंट पेनल्टी होगा तो 5 लाख 5,000 रुपये, 5 लाख 5,000। अगर ऐसा पेनल्टी नहीं होगा तो 5 लाख जो हिस्टोरिकल होगा वही करंट कॉस्ट हो जाएगा। समझ लो मेरी बात ना? ये सर, तो हमने ये भी आपको बता दिया। और फिर मेरे बच्चे आपका थर्ड रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको हम सेटलमेंट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अंडर दिस प्रिंसिपल एसेट्स आर रिकॉर्डेड और वैल्यूड एट द अमाउंट विच कैन बी obtained if the asset are sold in the open market। अगर उस एसेट्स को हम आज बेच देते तो हमें कितना पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू आपका। लायबिलिटीज आर कैरिड आउट, क्या जी, लायबिलिटीज आर कैरिड आउट एट द सेटलमेंट वैल्यू। सेटलमेंट वैल्यू मतलब कि जब मैं उसका सेटल करूंगा, जब मैं पे करूंगा तो मुझे कितना पैसा पे करना होगा। देखो ना यहाँ पे लायबिलिटीज को हमने क्या कहा था कि यहाँ पे आपका रियलाइजेबल क्या होगा कि जो शेड्यूल टाइम पे जो हमें अगर सेटलमेंट यानी कि पेमेंट करते हो तो कितना, अगर 5 लाख पे करना तो 5 लाख भी हमारा निकल के आ जाएगा, है ना बदमाश? बोलो ना, अरे बोलो ना। हाँ, तो हमने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा जी, अंडर दिस मेथड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट, सॉरी ये था हमारा, लायबिलिटीज आर कैरिड एट देयर सेटलमेंट वैल्यू दैट इज द अनडिस्काउंटेड अमाउंट। अगेन अनडिस्काउंटेड, क्योंकि डिस्काउंटिंग सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू में होता है। अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्सप्रेस टू बी पेड टू सेटिस्फाई द लायबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ क्या था कि ये था आपका करंटली, ये कहता है नॉर्मल कोर्स, मतलब जो रूटीन 5 साल का हमने रखा है ना लोन का, तो 5 साल के बाद जो हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पेमेंट करने का कमिटमेंट किया है वही आपका रियलाइजेबल वैल्यू होगा। एक चीज़ ध्यान देना, हो सकता है मेरे बच्चे जो बुक आपके पास मेरी गई होगी, जो बुक सीए फाउंडेशन की बुक मेरी गई होगी, उनमें से कुछ बुक्स में यहाँ पे हो सकता है कि ये जो आपका है ना अनडिस्काउंटेड, वहाँ पे डिस्काउंटेड लिखा होगा, तो आप उसको सही कर लीजिए, आप उसको अनडिस्काउंटेड लिख देंगे, वहाँ पे अनडिस्काउंटेड कर देंगे, डिस्काउंटेड नहीं, क्योंकि डिस्काउंटेड सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू में होता है, वो मिसप्रिंटिंग होगा, सही कर लेना।
तो ये भी बता दिया। नाउ द प्रेजेंट वैल्यू, ये आप समझ चुके हैं। अंडर दिस प्रिंसिपल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो। उस एसेट से जितना भी कैश इनफ्लो यानी कि जो पैसे हमारे पास आएंगे, जो हमारे पास पैसे आएंगे, उसकी आज की वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आपका liabilities are recorded at the present discounted value of future net cash outflow। जितना भी उस लोन पे आउटफ्लो होगा, तो लोन पे आउटफ्लो क्या होगा, एक इंटरेस्ट का होगा, फिर आपका लोन का जो रिपेमेंट आपका होगा, है ना, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू सेटल लायबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे और भी हो सकता था कि लोन आप पार्ट पार्ट में पेमेंट कर रहे हैं, वो सारी कहानी मेरे बच्चे इंटर का टॉपिक है। फाउंडेशन बस उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चारों की चारों वैल्यू जो है वो मैंने आपको समझा दिया। मुझे विश्वास है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं 1 सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता हूँ, और उस साइलेंट इसलिए हो रहा हूं क्योंकि इस डायग्राम को आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे। बस इतना चाहता हूं मैं, बस 1 सेकंड के लिए किनारे होकर साइलेंट हो जाता हूं, ताकि आप वीडियो को पॉज करके आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख पाए, अपने दिमाग में चीज़ों को ठीक से बैठाने के लिए। लिखिए प्लीज़ आप। आइए, अब आपने इसको लिख लिया होगा बच्चे, मुझे विश्वास है। और अब मैं आपको यहाँ लेके आना चाहता हूँ, शायद अब हम लोगों ने सारी बातें समझ ली हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और एक बार एक्सप्लेनेशन एक छोटा सा देना चाहता हूँ, जहाँ बीच में ये क्यों ये स्ट्रोक चाहिए मुझे, यस। अब देखो, हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें देखी कि मेजरमेंट हमारा हमेशा क्या होता है, मनी के टर्म्स में होता है। देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि अगर आप किसी चीज़ का मेजरमेंट करना चाहते हो तो 3 बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है। 3 बातों का क्या जी? पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या इवेंट टू बी मेजर्ड। आप किसको मेजर करना चाहते हो, पहले वो आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे मशीन को वैल्यू करना है, या फिर हमने क्या करना है जी, वो बैंक लोन को मेजर करना है, पहले उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। फिर सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल टू बी यूज्ड। इसमें कोई डाउट ना हो कि हमारा जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में हमेशा जो स्टैंडर्ड या जो स्केल होगा मेजरमेंट का, वो हम क्या करते हैं, मनी को रखते हैं, मनी के अंदर में, तो मनी में हम इसका मेजरमेंट करते हैं। थर्ड कहता है इवेल्युएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल। इसको हटा दीजिए, यहाँ पे इसकी कोई यूज नहीं है, ये हमें पता है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि मनी को लेते हैं। इवेल्युएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल। आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जो आपने मेजरमेंट आपने जिसमें किया, यानी कि मनी में, आप उसको इवेल्युएट कीजिए। आपको इवेल्युएट करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि आपने जिसमें मेजरमेंट किया है उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कुछ फ्लक्चुएशंस यानी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कोई चीज़ आप केजी में वजन करते हो ना, कि यार इसकी ये कितने केजी का है, तो मान लो 1 केजी का, मान लो इसका वजन 1 केजी का है आपके सीए फाउंडेशन बुक का। अब 1 साल के बाद अगर इसका मेजरमेंट करोगे तब भी क्या 1 केजी का ही होगा, मतलब केजी कभी चेंज नहीं होगा। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद भी कर लो। अगर मेजरमेंट आपका मीटर में होता है तो जितना साइज आज होगा वही 1 साल के बाद भी होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मनी का इवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी है, जो स्टैंडर्ड आपने जो स्केल रखा मेजरमेंट करने का, क्योंकि मनी की वैल्यू ना हमेशा चेंज होती है। आज जो मनी हमारा 5 लाख का है, जितना उसका परचेजिंग पावर 5 लाख का है, 1 साल के बाद 5 लाख उसका नहीं, 5 लाख का परचेजिंग पावर सेम नहीं रहेगा, महंगाई बढ़ते चली जा रही है। तो हमें टाइम टू टाइम हमें ये भी इवेल्युएट करना होता है कि आखिर उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इन्फ्लेशन आपका हो रहा है, वो भी हमें कंसीडर करते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम इस मेजरमेंट को करने के लिए। बस आपको थ्योरी के लिए थोड़ा सा याद रखना है इसको, कि ये 3 जो आपका बेसिक एलिमेंट्स जब भी एग्जाम में आ जाए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेजरमेंट डिसिप्लिन, तो आपको बताना, एक तो मेजरमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अकाउंटिंग का, दूसरा मनी मेजरमेंट का आपका है, मनी के टर्म में मेजर्स करते हैं, और आपका एलिमेंट्स आपको बताने पड़ेंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसको मेजर करना है, दूसरा आपको बताना पड़ेगा स्टैंडर्ड और स्केल का सिलेक्शन, यानी कि आपका मनी, और तीसरा
यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करते हैं कि मनी मतलब किस कंट्री में, तो जिस कंट्री के अंदर अकाउंटिंग हो रहा है उसी कंट्री के करेंसी में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्केल और स्टैंडर्ड स्केल, कि उसमें जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है वो भी आप मेजर करते रहें, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंपैरिजन करना है, मान लो आपका कुछ कंपैरिजन करना है, इस साल का फिगर, इस साल हमने प्रॉफिट निकाला मान लो 10 लाख रुपीज़, अगले साल का प्रॉफिट भी 10 लाख रुपीज़ है, हमें लगता है कि यार हमने तो चलो स्टैग्नेंट किया, लेकिन इस स्टैग्नेंट क्या सचमुच में रहा, क्योंकि 10 लाख की वैल्यू आज अलग है और बाद में क्या अलग आपकी होगी। हमने दिखाया कि मान लो 10 लाख का प्रॉफिट इस बार हुआ और प्रॉफिट हमारा क्या हुआ जी 5% से बढ़ गया, हम तो खुश हो गए कि बड़ा अच्छा प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन 5% से प्रॉफिट बढ़ा लेकिन 10% से महंगाई बढ़ गई हमारे देश के अंदर में। तो उस केस में आपको ये इवेल्युएट करना होगा कि जिसको आपने मेजर किया, नॉट ओनली द एसेट द लायबिलिटी, इवन प्रॉफिट आपका चाहे जिसका भी मेजरमेंट किया उसको इवेल्युएट करना होगा, कंपेयरिंग आपका जो इन्फ्लेशन सब हो रहा है कि क्या रियली में आप उतना बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो, वो भी हमें करना पड़ता है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल 4 होते हैं, मैंने बता दिया, एग्जाम में आपका आ जाए तो बड़े आसानी से लिख सकते हो, चारों का मीनिंग मैंने समझा दिया वहाँ पे। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन किसका करना है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो एसेट्स का, लायबिलिटी का, वैल्यू का, एबिलिटी का, आइडियाज़ का, किसी का मेजरमेंट हो सकता है, ये कोई खास का काम नहीं है, ये मतलब ऐसी बातें बताई गई है ना। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, यहाँ पे आपको बताया गया बच्चे कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं उन एस्टिमेट्स को भी हमें वैल्यू करना होता है, उनका मेजर करना होता है। कई चीज़ें जिनको एग्जैक्ट पता करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, आपका डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर वारंटी हो गया, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेज हो गया, किसी भी तरीके का प्रोविजन जब हम एस्टिमेट लगाते तो उसको हम कोशिश करते कि एग्जैक्ट मेजर करें। तो यहाँ पे बस वो एस्टिमेट्स के बारे में आपको बताया गया है कि आपका पढ़ लीजिए एक बार। ट्रांजेक्शन इज मेजर्ड एट द अमाउंट विच इज पेड और फॉर अप्लाइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल, है ना, वैल्यूएशन प्रिंसिपल के मुताबिक हम उसको वैल्यू करते हैं। बट देर आर सम एसेट्स लायबिलिटी विच आर नॉट अकर्ड और कैन नॉट बी मेजर्ड बाई अप्लाइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल, जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इनको हम क्या करते हैं, वो उन प्रिंसिपल से हम वैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि कोई इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ इनके अंदर में। बट दीज एसेट्स लायबिलिटी आर नेसेसरी to record in the books of accounts, but for recording these items we need some value, and for withdrawing such value we make reasonable estimates based on existing situation and past experience। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी कि एस्टिमेट्स को लगाते समय पीछे का क्या ट्रेंड है ना, पीछे हमने क्या परफॉर्म किया हुआ है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए हम मेजरमेंट करते हैं आपका प्रोविजंस का। दस मैनेजमेंट मेक्स वेरियस एस्टिमेट्स एंड एजम्पशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेज एज ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेज, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सेट्रा। प्रोसेस ऑफ estimation involves judgment based on information available। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेसिस पर हम जजमेंट लेके हम प्रोविजन यानी कि एस्टिमेट्स को लगाते हैं, है ना। एस्टिमेट्स रिक्वायर्स रिवीजन इफ चेंजेस अकर रिगार्डिंग सर्कमस्टांसेज ऑन विच द एस्टिमेट्स आर बेस्ड। जो हमने एस्टिमेट बनाया है वो एस्टिमेट हर एक साल मेरे बच्चे आपको चेंज करना होता है ना, आप हर एक साल चेंज करते हो क्योंकि आपको देखना होता है कि जो हमने एस्टिमेट्स, क्योंकि वो तो जजमेंट के ऊपर बेस्ड था, पिछले साल हमने कुछ और प्रोविजन बनाया था, मान लो डाउटफुल डेट्स का या प्रोविजन फॉर वारंटी, इस साल लगता है कि नहीं जी ये उतना अमाउंट ठीक नहीं, इतना होना चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। एस्टिमेट्स को हम फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, करना भी पड़ता है टू फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स आपका। चेंज इन एस्टिमेट्स मीन्स डिफरेंसेज अराइजिंग बिटवीन सर्टेन पैरामीटर्स एस्टिमेटेड अर्लियर एंड री एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड। मतलब कि चेंज इन एस्टिमेट्स का मतलब क्या, हमने जो पहले एस्टिमेट लगाया था और अब जो फिर से एस्टिमेट लगाया उसमें जो चेंजेज हुआ उसको चेंज इन एस्टिमेट का नाम दिया जाएगा। याद रखना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक बार दोबारा बता दूं कि जो डेप्रिसिएशन का मेथड होता है ना बच्चे, हमने एसएलएम से नहीं, हम डब्ल्यूडीबी से चार्ज करेंगे। पहले डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स में चार्ज होता था, अब हम 12 ईयर्स में चार्ज करेंगे। ये चेंज इन एस्टिमेट बोले जाते हैं एस्टिमेट्स में, जो क्योंकि डेप्रिसिएशन खुद अपने आप में एक एस्टिमेट्स है, तो इनमें कोई चेंज होगा तो चेंज इन एस्टिमेट्स कहा जाएगा, वो भी इसी के अंदर का वर्ड आपका होता है। ये चैप्टर हमने खत्म किया। आइए कुछ देखते हैं कि क्या जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में कुछ क्वेश्चन है वो हमसे हो पाएंगे। इसमें मेरे बच्चे बता दूं, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन वैल्यूएशन प्रिंसिपल आपको बोलेगा,
तो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ गया, 2 मार्क का, तो आपको ये नंबर 1 मार्क में सिर्फ ये बताना पड़ेगा, 4 हमारे होते हैं। 2 मार्क्स में है तो 4 थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन, 3 नंबर 4 नंबर में एक्सप्लेनेशन बढ़ेंगे, कंटेंट वही रहेंगे आपका, ठीक है ना। मेजरमेंट आपका मनी के टर्म में ये ध्यान रखेंगे, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट आपको तीनों याद होना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, और एवरीथिंग वी हैव डन। नाउ कम टू हेयर, आपको देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हम कर पाते हैं। ट्रू फॉल्स आपको बताना है, ट्रू फॉल्स। देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस, है ना। आपका हिस्टोरिकल, ये 4 होते हैं। दे आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस, हिस्टोरिकल, करंट, रियलाइजेबल, फ्यूचर वैल्यू। ये क्या होता है फ्यूचर वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू होता है बच्चे, तो ये फॉल्स हो गया आपका, है ना, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू उसको नहीं बोलते हम, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो फर्स्ट में आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो वही चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स प्राइस पेड एट द टाइम एक्विजिशन, ये ट्रू है आपका। एज पर फ्यूचर वैल्यू assets are carried at the amount of cash and cash equivalent that could currently be obtained by selling the assets in the realizable value होता है। फ्यूचर वैल्यू तो कुछ नाम ही नहीं होता, फॉल्स है आपका। एट प्रेजेंट वैल्यू liabilities are carried at the value of future net cash flow that are expected to be required to settle the liability in the normal course of business। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब liabilities are carried at the value of future net cash आउटफ्लो, ये जितना हम पेमेंट करेंगे उसकी आज की वैल्यू, ये ट्रू है आपका। एबीसी परचेज मशीनरी अमाउंटिंग टू 10 lakhs ऑन 1 अप्रैल 2001। 10 lakhs का आपने क्या क्या एक मशीन परचेज किया जी, आपका ये जितने जब परचेज किया, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपका लिख देता हूँ मैं आपके लिए हिस्टोरिकल। ऑन 31 मार्च 2022 सिमिलर मशीनरी को भी परचेज फॉर इतना, ये आपका करंट कॉस्ट होता है, ये हमारा करंट कॉस्ट है ना, करंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द मशीन 20 lakhs है ना, गलत है, ये तो करंट कॉस्ट है, हिस्टोरिकल तो 10 lakhs है, तो फॉल्स कर देंगे। एबीसी परचेज मशीनरी फॉर 10 lakhs रुपीज, ये हिस्टोरिकल हो गया। 31 मार्च 2022 को कहता है कि सिमिलर मशीनरी कुड बी परचेज फॉर 20 lakhs रुपीज। ऐसा ही मशीन आप 20 lakhs में परचेज कर सकते हो। करंट कॉस्ट ऑफ मशीन 20 है, ये 20, ठीक है। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज टू बी गिवन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, नहीं मेरे बच्चे, जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं ना, उनका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वहाँ से जुड़ा हुआ पॉइंट आपका। तो जब भी चेंज इन, ध्यान देना, चेंज इन जब आपका एस्टिमेट्स होते हैं ना, लिख लो कहीं पे आप, चेंज इन एस्टिमेट्स, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कोई चेंज आ गया, प्रोविजन फॉर वारंटी में कुछ चेंज आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में कुछ चेंज आ गया, तो इस चेंज का इफेक्ट हम प्रोस्पेक्टिव देते हैं। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे आने वाले समय में चेंज करते हैं, हम पीछे उसको चेंज नहीं करते, प्रोस्पेक्टिव कहते हैं आपका। जब चेंज इन पॉलिसी कोई होता है ना, जब पॉलिसी कोई चेंज होता है तो हम उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। अब ये रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव क्या है वो आगे का विषय है, बट ये लिख लेना, कहीं 1 मार्क में आ गया तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ये गलत है आपका, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपका होता है, ये खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स आपके खत्म हो गए, आप इसको कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आइए आप यहाँ पे, इसके बाद आइए मल्टीपल में, मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इवेंट, ये एंड सिलेक्शन ऑफ स्केल, ये यानी कि बोथ हो गया, तो सी में टिक मार्क करेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट, हिस्टोरिकल है, प्रेजेंट है, फ्यूचर वैल्यू नहीं है, इसमें टिक मार्क करेंगे। आपका पता नहीं इंस्टीट्यूट 3 ही आपका MCQ में क्यों ऑप्शन देता है, मैंने कई सारी जगह पे 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो। अब ये क्वेश्चन देखो, बुक वैल्यू ऑफ मशीन कहता है कि 31 मार्च 2022 को 10 lakhs है, बुक में वैल्यू कितना दिख रहा है आपका, 10 lakhs रुपीज। मार्केट वैल्यू कहता है कि 31 मार्च 22 को आपका मार्केट यानी कि अगर सेल करते हैं, दिस इज रियलाइजेबल वैल्यू आपका, ये कहता है 11 lakhs है। 31 मार्च 22 को इफ द कंपनी वैल्यू द मशीन एट 11 lakhs विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड, तो रियलाइजेबल वैल्यू आपका ये क्या हो गया, ये निकल के आ गया। जनरली पता है, जनरली थोड़ा सा बता दूं आपको, रियलाइजेबल वैल्यू हम कहाँ फॉलो करते हैं। जनरली देखा गया है कि अगर कोई कंपनी मान लो आने वाले समय में बिकने वाली है, कोई कंपनी लगता है कि यार अब काम ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब ठीक काम नहीं चला, चलो हम अपने आप को बेच देते हैं, उसने डिसाइड कर लिया कि अगले जिसने बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके अगले 2-3 महीने के अंदर अपने आप को हम सेल कर देंगे, तो उस केस में जनरली कंपनियां क्या करती हैं कि जो अपने एसेट्स लायबिलिटी उसको रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाती है, क्योंकि अब उनको हम बेचना है ना, तो हम उसकी ट्रू वैल्यू वही मानी जाती है। तो खैर अभी वो भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, थोड़ा सा मन करता है हमेशा कि ज़्यादा नॉलेज आपको दूँ, तो बीच बीच में बोल देता हूँ। आइए सेकेंड, मोहन परचेज मशीनरी फॉर 10 lakhs, ये आपका क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने में आपने परचेज किया। ऑन 31 मार्च 22 सिमिलर मशीनरी को भी परचेज, ये आपका करंट कॉस्ट हो गया,
ये करंट कॉस्ट हो गया। बट रियलाइजेबल वैल्यू कहता है कि मशीन का आपका यहाँ पे 15 है, ये खुद ही कह दिया कि दिस इज योर रियलाइजेबल वैल्यू आपका। और कहता है प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो आपका कहता है यहाँ पे ये आपका क्या हो गया जी, प्रेजेंट वैल्यू हो गया, प्रेजेंट वैल्यू। अब जो पूछता है आराम से बता दे चलो। करंट कॉस्ट कितना है तो हम क्या बोलेंगे 20 लाख, यहाँ टिक मार्क हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कितना आपका हो गया 12 लाख, तो आप यहाँ टिक मार्क कर देंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना आपका हो गया 10 लाख, तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो गया, लिखा था हमने यहाँ पे कितना जी 15 लाख, तो 15 में टिक मार्क कर देंगे यहाँ पे आपका, है ना। और ये काम खत्म हो गया। इस चैप्टर को हमने प्रॉपर तरीके से एंड किया। मुझे विश्वास है मेरे बच्चे कि आप इस चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। सर वो आपने डिस्काउंटेड कैसे करते वो आपने नहीं बताया। डिस्काउंटेड बच्चे उसका कोई यूज है नहीं, कोई रोल उसका है नहीं डिस्काउंटेड का आपका अभी आपको जानने का। आपके इंस्टीट्यूट ने भी स्टडी मटेरियल में एक एग्जाम्पल में वो थोड़ा बहुत दिया हुआ है, बट वो कोई यूज नहीं है क्योंकि उसका एप्लीकेशन का क्वेश्चन आपका बन ही नहीं सकता। उसके लिए अच्छा खासा आपका नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं उसको क्यों कराऊं। हाँ, मैं एक काम करता हूं, अगर आप चाहें तो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये जो चैप्टर मैं एक बार आपको दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए कि येस नाउ यू हैव बिकम द मास्टर, है ना। अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट आपका है। आप एक बार चेक कीजिए मेरे साथ। यहाँ पे मीनिंग ऑफ मेजरमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इन्होंने एक प्रोफेसर आरजे चैम्बर का डेफिनेशन दिया, कोई काम का नहीं है, आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोलर का भी डेफिनेशन दिया है जी मेजरमेंट को लेकर, आप इसको देख लेना, कोई यूजफुल नहीं है। आपका 3 एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट मैंने बता दिया क्या क्या आप क्या, उसी का डिटेल मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट और इवेंट्स टू बी मेजर्ड आपको यहाँ पे आपको पढ़ लेना। इसकी कोई मतलब डिटेल जितना भी है सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्टैंडर्ड और स्केल आपको बता चुका हूँ कि मनी के टर्म में हमें मेजर करना होता है, हमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कहता है। जो आपका कहाँ चला गया वो स्टैंडर्ड और स्केल आपका हो गया, ये यही था ना। हाँ, और तीसरा जो आपका है डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्केल का, जो आपका डायमेंशन मतलब उसका इवेल्युएशन, जो तीसरा पॉइंट था वो वही बातें बता रहा है कि आपका क्वांटिटी की तो आपका बढ़ना घटना हो सकता है, बट रुपीज़ में आपका क्या होगा कि वहाँ पे वैल्यू बढ़ते घटते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ड्यू केयर लेना पड़ता है। आप इसको पढ़ेंगे एग्जैक्टली जो मैंने क्लास में आपको समझाया है वही है, कुछ पढ़ने का मतलब ही नहीं है, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। सर इसको हम पढ़ लेना, तभी तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में क्या है, बुक में मेरे क्या है, वही चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया। मैंने बुक में पूरी कोशिश की है कि जो अनवांटेड चीज़ जिसकी कोई यूज नहीं है उसका कोई यहाँ पे मैंने उसको नहीं दिया, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे फटाफट इसको पढ़ के रिवाइज करके जाएं और आराम से 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके आएँ। बट फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन मैंने बता दिया आपको। वैल्यूएशन प्रिंसिपल 4 होते हैं मैंने आपको बता दिया है, उन्हीं के बारे में इन्होंने क्या क्या प्रॉपर यहाँ पे दिया है। एग्जैक्टली सेम है करंट कॉस्ट, ये हमने इससे भी बेहतर आपको जो डायग्राम बताया था ना वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं मेरे बच्चे, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाया, बट ये कोई मतलब नहीं बनता, इसका इन डेप्थ कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, और इन डेप्थ कराने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, जो कि फाउंडेशन में कोई रेलेवेंस है ही नहीं, उसका कहीं भी नहीं है किसी भी चैप्टर में। तो उसका यही वही कर रहे, देखो आपका जो आपका पैसे आएंगे उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जा रहा है, और फिर वो कैसे निकालते कोई काम का आपका नहीं है। फिर हम आगे यहाँ पे आपका कहाँ चला गया, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन जो मैंने बताया, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो मैंने अभी आपको पढ़ के समझाया एग्जैक्टली वही है यहाँ पे। और फिर आप क्वेश्चंस के अंदर में आ गए, एंड आने के बाद हमने क्या किया, ये सारे क्वेश्चंस भी हमने आपके साथ कर लिए, ये सारे क्वेश्चंस कर दिए। ये चैप्टर मेरे बच्चे एंड हुआ। आप बेहतर बहुत बेहतर होते जा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। बिलीव कीजिए, कोई भी इंसान आपके साथ compete कर जाए ऐसा नहीं हो सकता, उस लेवल की आपकी तैयारी करा रहा हूँ। आपको आंख बंद करके पूरे मोटिवेशन के साथ आपको अपने डिग्री पे लग जाना है, और दूसरे बच्चे डिग्री कंप्लीट करें या ना करें, मेरे बच्चे COC के बच्चे यानी कि आप ज़रूर इस डिग्री को कंप्लीट करेंगे, इस बात की मैं आपको 100% की अपने तरफ से आपको गारंटी देता हूँ। एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, आप मुझ पर गुस्सा ज़रूर करोगे कि सर आप इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा दिए, क्वेश्चन तो बहुत लो लेवल का आया था। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आप मुझ पर गुस्सा करें, तभी मैं आपको हमेशा हर एक चैप्टर में यहाँ रखता हूँ, ताकि एग्ज़ाम का ये जो लेवल होता है ना हमेशा ये होता है, और जो इस लेवल की तैयारी करता है उसी को ये सिंपल लगेगा, जो इस लेवल की तैयारी करेगा उसको टफ लगेगा, वो बाकी बच्चे होते हैं। फ़र्क समझो, फील द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप?
मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Nishit, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।